Hello students, this is a science class and we are doing chapter electricity. This is our last video of this chapter because our chapter is going to complete. Next we start chapter reproduction in organisms, or how do organisms reproduce of bio. We will study about the heat generated during electricity. में इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मोशन ऑफ चार्जेस है, ठीक है। तो उसमें हीट इफ़ेक्ट क्यों होता है, हीटिंग इफ़ेक्ट क्यों आता है, वो हम देखेंगे। हमने पढ़ा कि क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम से टकराते हैं, ठीक है। एटम से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन में देखो काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी हमने रूल पढ़ा है एक हीट एनर्जी का, कि एनर्जी को ना ही तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है वो एटम से टकरा रहे हैं तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई या ख़त्म हुई, कुछ तो इफेक्ट आएगा उस पर, या तो वो ख़त्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो कम हुई या ख़त्म हुई तो वो काइनेटिक एनर्जी जो उसमें थी वो कहाँ गई, कहाँ जाएगी? वो इसको टकराने के बाद वो कुछ ना कुछ हीट में चेंज हो जाएगी, ठीक है। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन इतने सारे एटम से टकराते हैं तो उनका हीटिंग इफेक्ट आएगा। इसलिए क्या है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है तो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट आता है। और देखिए जो टक्कर होती है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन के मोशन में जो रुकावटें आ रही हैं, जो कोलाइड्स हो रही हैं उसकी एटम के साथ, और उस, ठीक है, वही रेजिस्टेंस है। मतलब जो हीटिंग इफेक्ट है वो किसके कारण है? रेजिस्टेंस के कारण है, ठीक है। बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही है कि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम इसे बना नहीं सकते, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतने ही ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हमने देखिए V का फॉर्मूला निकाला था, V इज़ इक्वल टू WQ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से W क्या बनेगा? V इंटू Q, ठीक है। हीट क्या हो गई? हीट भी यही होगी क्योंकि जो वर्क है वो एक टाइप का हीट है, उसी में वो एनर्जी है, ठीक है। तो VIT, Q का हमने क्या लिख दिया? IT, ठीक है। फिर V इज़ इक्वल टू IR भी पढ़ा है हमने, तो यहाँ V की वैल्यू IR पुट कर दें, IT ये हो गई। तो S क्या हो गया? I स्क्वायर RT, ठीक है। यहीं से एक फार्मूला ये हो गया हीट का, एक ये हो गया। एक और फार्मूला हम निकाल सकते हैं, V इज़ इक्वल टू VIT होता है। इसमें VI को I से अगर वैल्यू पुट करते हैं, V इज़ इक्वल टू I और होता है I का निकालेंगे V बाई R, तो यहाँ पे R की वैल्यू V बाई R वैल्यू पुट करेंगे I की, तो V स्क्वायर T बाई R हो गया। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट भी है और टाइम है। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा, ठीक है। यहाँ पे करंट है, रेजिस्टेंस दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस की जगह, एंड टाइम। ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जब हमें रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है लेकिन करंट नहीं दे रखा, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें चेंज करना है कि हमें क्या दे रखा है। उसके बाद से हीटिंग कोयल को कैसे डिज़ाइन करें कि उसकी हीट एनर्जी, देखिए हमने जो फॉर्मूले किए हैं हीट के, VIT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर TIR, इसमें सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। और इससे हमें पता क्या चलता है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट भी होगा। दूसरा रेजिस्टेंस, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन में रुकावटें ज़्यादा आ रही हैं, उनके कोलाइड्स ज़्यादा हो रहे हैं, कोलिजन ज़्यादा हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतनी ही ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें अगर किसी भी कोयल का हमें हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस कंडक्टर का मतलब हीट जनरेटेड इन कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? I स्क्वायर RT, करंट, रेजिस्टेंस के और टाइम के, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट आ रहा है यहाँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज़ इक्वल टू I स्क्वायर RT। जितना ज़्यादा हम रेजिस्टेंस हाई रखेंगे हमारा हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा। और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो ये लगता है रो L बाई एरिया। रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो वहाँ पे रो आएगा, ठीक है। मतलब इसका लेंथ
जो कोयल की वायर है उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए रेजिस्टेंस ज़्यादा करने के लिए। उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम होना चाहिए, मतलब पतली होनी चाहिए, ठीक है। और जो ये ओम है, रो है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी, मतलब जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका कितनी रेजिस्टिविटी है। अलॉयज़ की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए हम अलॉयज़ यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन देखिए क्या क्या है। इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको पता है ये 2 वायर्स होते हैं, 2 टर्मिनेटर होते हैं और बीच में एक बिल्कुल पतला वायर होता है। वो किसका बना हुआ है, टंगस्टन का। इसकी देखिए लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए क्या है, ये कोयल है, क्योंकि अगर इसको सीधा लेंगे तो इस लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और वो इतने एरिया में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसको इस तरह से कोयल करके लेंथ भी ज़्यादा हो गई, स्पेस कम लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करने के लिए क्या किया, बिल्कुल थिन वायर यूज़ की। रेजिस्टेंस इसकी ज़्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इसमें से जब लाइट एनर्जी को पास करते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, हीट निकलती है, ठीक है। तो इसकी हीट जब निकलती है तो वो लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। फिर है कि वहाँ टंगस्टन क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर जब इसकी हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ तो ये क्या होगा, मेल्ट होके टूट जाएगा, ये तैयार बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे टंगस्टन यूज़ किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे टंगस्टन को यूज़ किया जाता है। और बल्ब के चारों तरफ ये ग्लास यूज़ किया जाता है। वो क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर इस टंगस्टन को हम खुला छोड़ते हैं तो इसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, जब वो एयर से रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो जल्दी टूट सकता है, इसलिए इसको ग्लास के अंदर बंद किया जाता है कि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। और उसके चारों तरफ आर्गन गैस भी भरी जाती है जो क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब ऑक्सीडाइजेशन नहीं होने देती। सेकंड यूज़ है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में हीटिंग इफेक्ट का। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में यूज़ किया जाता है क्योंकि हमारे घरों में जो लाइट आती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कभी कम कभी कभी ज़्यादा हो जाती है ना। तो जब बहुत ज़्यादा आती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा तो जो हमारे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं, वो जल जाते हैं, है ना। तो उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, घरों में फ्यूज़ लगाया जाता है। लीड का बना हुआ होता है। लीड का क्यों बना हुआ होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। जैसे ही हाई पावर की वोल्टेज हमारे घर में आती है तो क्या होगा, वहाँ पे उसका ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो क्या होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और रेजिस्टेंस से क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे ही वो हीटिंग इफेक्ट उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, क्योंकि उसका तो कम है मेल्टिंग पॉइंट, कम होते वो उसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट पहुँचते ये ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे हमारे बाकी के अप्लायंस बच जाते हैं, ठीक है। इसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, नाइक्रोन। देखिए एक तो होता है ये वाला जो सबसे नीचे जो कपड़ों पे हम लगाते हैं, उसके बीच में ये होता है और एक कोयल होती है बीच में जो इस तरह से होती है। इस तरह से क्यों होती है, लेंथ ज़्यादा ले ली क्योंकि यहाँ भी हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए ताकि हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा हो, ठीक है। तो जो और बीच, लेकिन देखिए क्या होगा, ये कंडक्टर है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करता है। और अगर ये सीधा इससे कनेक्टेड है तो वो करंट हम अगर हमारा हाथ लग गया तो हमें भी लग सकता है ना। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों के बीच में एक ऐसी प्लेट यूज़ की जाती है या ऐसा सब्सटेंस मटेरियल यूज़ किया जाता है कि जो हीट को ट्रांसफ़र तो कर दे यहाँ तक, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को ना पास करे। मतलब इंसुलेटर ऑफ करंट एंड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए वो। तो ये बीच में क्या यूज़ किया जाता है, मीका की प्लेट यूज़ की जाती है। मीका वो क्या करता है, हीट का ट्रांसफ़र तो कर देता है लेकिन करंट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता, जिससे हमें शॉक नहीं लगता, ठीक है। तो ये थे इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट के यूजेस।